नमस्कार, हेलो मनी 9। मेरा सवाल है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मार्केट्स की बात करें तो एक सुस्त शुरुआत कह सकते हैं मार्केट्स की हुई थी, हल्की सी पॉजिटिव गेंस के साथ, लेकिन दिन के दौरान मार्केट में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। फिर से जो तेज़ी बनी है बाजार में, लोअर लेवल से जो खरीदारी हुई है उसके दम पर रिकॉर्ड हाइज के आसपास फिर से निफ्टी में कारोबार देखने को मिल रहा है। 100 अंकों से ज़्यादा की मजबूती फिलहाल निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में 500 अंकों से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है और 750 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी हो चुकी है बैंक निफ्टी में भी। तो जबरदस्त एक्शन है। एक हल्की पॉजिटिव शुरुआत के बाद बाजार में फिर से मजबूती देखने को मिली है। तो अब रिकॉर्ड हाइज के आसपास बाजार में किस तरह से आपको रणनीति अपनानी चाहिए, निफ्टी बैंक में ये जो बैंकों में अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, तो क्या इसमें निजी बैंकों में खरीदारी करनी चाहिए या फिर पीएसयू बैंकों में खरीदारी करनी चाहिए, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। रियलिटी शेयरों में काफ़ी अच्छा दमखम देखने को मिल रहा है, एफएमसीजी में काफ़ी एक्शन है। इन सेक्टर्स में किस तरह से आपको अपने आप को पोजीशन करना चाहिए, इन सब पे भी बातचीत करेंगे। आईपीओ मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिला है, जो आईपीओ खुले हुए हैं वहां पे क्या रणनीति होनी चाहिए और जो बंद हो चुके हैं वहां पे कैसी लिस्टिंग हो सकती है, इसके ऊपर भी फोकस करेंगे। और आखिर में कुछ ऐसे स्टॉक्स जो हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए चुन चुन कर लाते हैं, हमारे खास सेगमेंट चुन चुन के में आपके सामने रखेंगे। और आज जो एक्सपर्ट चुन चुन के हमारे लिए लेके आए हैं शेयर, वो हैं शरद मिश्रा जी। sharadmishra.com से हमारे साथ मौजूद हैं। शरद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। Sandeep, thank you. Thanks for giving me this opportunity to be a part of this show. तो सर, हम देख रहे हैं मार्केट में आज हमने देखा था हल्की पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिली थी। 40 अंकों के आसपास के गेंस के साथ मार्केट में शुरुआत हुई, लेकिन वहां से एक ज़बरदस्त रैली मार्केट ने पकड़ी है। लो लेवल्स पे जो एक एक्यूमुलेशन हुआ है निफ्टी में, अब 125 अंकों के आसपास की जो गेंस हैं वो निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। आज का जो हाई हमने छुआ है सर, वो है 23,666 का, और 23,667 का ऑल टाइम हाई है, जो रिकॉर्ड हाई है। उसके बेहद करीब जाकर निफ्टी रुका है, लेकिन वहां से भी कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। अभी भी 23,650 के हम ऊपर ही कारोबार कर रहे हैं। तो आज का ये जो लोअर लेवल से हमने रिकवरी देखी है और रिकॉर्ड हाइस के पार नहीं जा पाए हैं, इन दोनों को आपने कैसे रीड किया है सर? जी संदीप जी, देखिए कल का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर आप देखें तो निफ्टी में कहीं ना कहीं एक 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट हमें देखने को मिला, और बैंक निफ्टी में भी कमोबेश वहीं 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट देखने को मिला था। अगर आप डेटा देखें तो करीब परसों अगर आप देखें करीब 56% के आसपास कैप आएगा लॉन्ग था इंडेक्स में। कल करीब 28,000 लॉन्ग जुड़े थे, तो ये एक अच्छी कहीं ना कहीं एक बुलिश पोजीशन थी। अगर आप देखें तो करीब शॉर्ट पुट करीब 24% एफआई ने ऐड किया था इंडेक्स में। अब मोर और लेस ये साफ दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं बुलिश व्यू रहेगा। अगर आप यूएस का डेटा भी देखिए तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे फेड के मिनट्स आए थे मंडे को, कहीं ना कहीं बाजार को थोड़ा सा कंसर्न था कि हो सकता है कि बॉन्ड बाइंग को टेपर करने का फेड करे, और आने वाले समय में हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स कुछ ज्यादा समय तक लंबे स्तर पर रहें। और डॉलर आप देखिए किस तरह से आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया, आईएनआर कहीं ना कहीं वीकनेस दिखाई दी। डिस्पाइट ऑफ दिस मुझे लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी का चलना कहीं ना कहीं, अगर आप देखें तो जिस तरह का एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक में मूव है, एक बड़ा इंडेक्स के दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़े वेटेज हैं, तो इसका सबसे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखें तो बहुत अच्छा नहीं, ऑलमोस्ट 1:1 का एडवांस डिक्लाइन है निफ्टी एनएसई एफएनओ का। डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कहीं ना कहीं अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। शायद अभी परसों शायद आपके चैनल पे मुझसे राय ली गई थी, तो मैंने ये जिक्र किया था कि 50,370 के सपोर्ट से हो सकता है 53,760 तक का लेवल, मीन 50,370 के सपोर्ट से 53,760 तक के लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिले। सिमिलरली निफ्टी में हमें 23,870 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे सपोर्ट 23,126, 23,270 के जोन पर है। तो देखिए तीन स्टॉक्स का बड़ा जबरदस्त सपोर्ट है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। थोड़ा सा फिर भी मैं कहना चाहूंगा इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को यूएस में पीएमआई डेटा आएगा, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल क्यूज हो सकता है थोड़े हावी हो जाए। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह का रन अप है, ये बेसिकली प्री इलेक्शन रैली है एक तरह से, तो वो हमें एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बट थोड़ा कॉशियस इन्वेस्टर्स को रहना चाहिए। तो बॉटम लाइन ऑफ द डिस्कशन इज थोड़ा सा कॉशियस रहें ऊपरी स्तरों पर। थोड़ा सा कॉशियस है निफ्टी में जहाँ तक बात है, ऊपरी स्तरों पे खास तौर पे ये हमें शरद सर बता रहे हैं। आपने सर बैंक निफ्टी की बात करी, मैं पूछने वाला था कि 52,511 का आज जो रिकॉर्ड हाई लेवल्स हुआ है उसके बाद किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है। आपने लेवल्स ऑलरेडी शेयर कर ही दिए हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि शो शुरू होने से पहले ही बहुत सारे दर्शक हैं जो कि अपने सवाल हमारे साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं हमारे यूट्यूब पेज पर। तो जल्दी से एक बार नंबर नोट कर लीजिए किसके जरिए आप अपने
जो सवाल हैं हम पे चाहें तो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा नंबर है, इसके ज़रिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली फ़ोन करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर को नोट कर लीजिए। आप चाहें तो ईमेल के ज़रिए भी हम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है, इसके ज़रिए भी आप चाहें तो अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लेने की कोशिश करेंगे। और पहला सवाल जो हमें मिला है वो है आशीष महाजन जी का। वो कह रहे हैं कि कोचिन शिपयार्ड बाय किया हुआ है 2140 पे, 100 शेयर उनके पास है। अच्छी खासी क्वांटिटी है क्योंकि 2140 रुपये का इनका दाम है और अभी 2170 रुपये के आसपास चल रहा है। आज सर कोचिन शिपयार्ड ने 2200 रुपये का जो लेवल है वो भी पार किया है। 2226 का हाई था, उसके बाद थोड़ा सा ये रिट्रेस हुआ है, 2170 के आसपास कारोबार कर रहा है। जिनकी 2140 रुपये की खरीदारी है सर, उनके लिए क्या राय होगी? जी, देखिए, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा सभी दर्शकों को आपके माध्यम से संदीप जी, की कहीं ना कहीं निफ्टी पीएससी में पिछले 3 वीक में कंसोलिडेशन का जोन बना हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक जो पैटर्न बन रहा है वीकली लेवल पे, जो कोचिन शिपयार्ड में पैटर्न बना है वो शूटिंग स्टार पैटर्न बना है। थोड़ा सा कॉशियस रहें सर। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं डिसेंट कॉन्ट्रैक्ट यूरोप से मिलते हुए दिखाई दिए हैं। सिमिलरली आप देखें तो मार्जिन बहुत अच्छे कंपनी ने क्लॉक किए हैं। हाईएस्ट ऑल टाइम हाईएस्ट टर्नओवर क्लॉक किया है 23-24 में। 156% का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस का इंक्रीज है पिछले साल से। वाई ऑपरेशनली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और प्राइसेस में डिस्काउंट भी हो रहा है। इवन देन सर थोड़ा कॉशियस रहें। अगर थोड़ा प्रॉफिट बांध सकते हैं बिल्कुल बांध लें, क्योंकि जो उसका हाई है 2400, वहां पर करीब कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स की बिकवाली दिखाई दे जाए। तो थोड़ा सा सर कॉशियस रहें, थोड़ा सा प्रॉफिट बांधें और एक स्टॉप लॉस रखिए 1900 रुपए का। उसके नीचे जाए तो अपनी पूरा प्रॉफिट बांध करके हट जाए। अदरवाइज 1900 के स्टॉप लॉस से आप बने भी रह सकते हैं। दोनों में से एक कॉल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। सर, जिनको फ्रेश बाइंग करनी हो, कोचिन शिपयार्ड जिनका मिस हो गया हो क्योंकि रैली बहुत अच्छी स्टॉक में देखने को मिली है, क्या फ्रेश एंट्री के लेवल्स भी आपको नजर आ रहे हैं कोई आसपास के? जी देखिए, मैं वही करीब 1900 के आसपास के लेवल पे इसको कंसोलिडेट होते हुए देखना चाहूंगा संदीप जी। उसके बाद ही मैं इस पर फ्रेश बाय दूंगा, क्योंकि देखिए काफी हाई मल्टीपल्स पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और बाजार में कहीं ना कहीं आज भी आप देखें तो थोड़ी सी, मुझे डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बाजार चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे बैंक निफ्टी गया है, थोड़ी सी थकान मुझे दिखती है। और यहाँ आने वाले इस साल का सबसे बड़ा थीम ये रहेगा कि जो भी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं मल्टीपल्स, काफी हाई मल्टीपल्स पे ट्रेड करे, वहां से हो सकता है लिक्विडिटी आईटी की तरफ की तरफ जाए और उन स्टॉक्स की तरफ जाए जहां पर थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जो जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है उन्हीं के साथ जाएं। कोचिन शिपयार्ड में अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो 1900 के आसपास के लेवल्स का वेट करें, वहाँ पे स्टॉक आता है तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। संता बहादुर राय, इन्होंने अपना सवाल पूछा है। ये कह रहे हैं कि मेरे पास पॉलीकैब के शेयर हैं, 4318 के भाव पर खरीदे हुए हैं, क्या होल्ड करूं या बेच दूं? क्योंकि सर इन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पे एंट्री करी है इसमें। 4318 के आसपास का जो इनका बाइंग प्राइस है, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो शेयर में करीब 3000 रुपये पर शेयर का इनको प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। 7210 के आसपास के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छा रनअप स्टॉक ने दिखाया है सर, क्योंकि पिछले 6 महीने में भी देखें तो शेयर करीब 33% के आसपास उछल चुका है और एक साल में तो ये शेयर 2 गुना हो चुका है। जो चार्ट में आप देख भी रहे हैं, जहाँ पे वॉल्यूम की सबसे बड़ी कैंडल आपको नजर आएगी, वहीं पे आप देखेंगे वहाँ से स्टॉक में एक पिकअप देखने को मिला है और पिछले एक साल में शेयर 107% चल चुका है। 7200 का जो लेवल है उसके भी पार आता हुआ दिखा है। क्या राय होगी सर उनके लिए जिनके पास 4300 के आसपास के शेयर रखे हुए हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप जी, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। मुझे याद पड़ता है कि जिस दौरान पॉलीकैब में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज आए थे, जो कैश में कहीं ना कहीं सेल्स काउंट हुई थी, वो कंसर्न कहने के रेगुलेटरी बॉडीज से आए थे। उस दौरान भी अगर आप देखें तो कंपनी का जिस तरह का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस था, दैट वाज फंटाबुलस। अभी भी आप देखिए तो कहीं ना कहीं डिसेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी करने की कोशिश कर रही है। करीब 8.6 बिलियन का केपेक्स है फाइनेंशियल ईयर 24 में। और अभी भी अगर आप देखें तो करीब डिसेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन 2 से 3 साल में 10 से 11 बिलियन का तक का कैपेसिटी एक्सपेंशन का कंपनी कोशिश कर रही है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखिए 30% वाई ग्रोथ दे रहा है। तो ये सारी चीजें देखिए डिस्काउंट हो रही है, मार्केट एक्सपेंशन है। एक बहुत अच्छा देखा है तो हाउसिंग एंसिलरी स्टॉक है। मुझे लगता है कि बड़े टारगेट्स इसके अंदर आ सकते हैं। थोड़ा सा लंबा व्यू रखना चाहिए यहाँ पर।
बेस कहीं ना कहीं काफी नीचे खिसका हुआ है, करीब 6300 के आसपास का इसका बेस है संदीप जी। बट इस तरह के स्टॉक में मुझे लगता है लंबे समय के लिए बने रहना चाहिए। मैं इसके काफी ऊपर के टारगेट देख पा रहा हूँ। करीब अगर 4 से 5 क्वार्टर का समय दिया जाएगा तो ये स्टॉक करीब 8800 रुपीज तक भी जा सकता है। लेकिन ये है कि अगर आप ट्रेडर हैं या आप कुछ वीकली ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नॉइज हो सकती है मार्केट में, तो करेक्शंस आ सकते हैं। तो 6200 के पास बहुत अच्छा बेस है। चाहे तो आप 6200 के पास गिरावट पर खरीद सकते हैं। वहां तक आप अपना, अगर आपने 10 रुपए स्टॉक को एलोकेट किया तो धीरे धीरे करके खरीदिए, 6200 तक खरीदिए। 5700 के पास स्टॉप लॉस रखिए। 8800 का टारगेट है। 4 से 5 क्वार्टर तक की होल्डिंग होनी चाहिए। अच्छा सर, जिनके पास रखा है, मेरा सवाल वहीं पे ही है कि 4300 का रखा हुआ है, उनका लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है या उनको लगता है कि क्या थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्या उसकी राय देंगे आप? बिल्कुल साहब। देखिए ऐसा है, एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 6900 का यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखिए तो करेक्ट पॉजिटिव ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस बना हुआ है। 6900 के पास इसका 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। बिल्कुल मुझे नहीं लगता घबराने की जरूरत है। पिछले 2 वीक का कंसोलिडेशन जोन वही है। वो टूट जाए तो जरूर आप अपना प्रॉफिट बुक करें। आप थोड़ा बुक करना चाहें या पूरा बुक करना चाहें, लेकिन तब तक होल्ड कीजिए, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड टिल इट बेंड्स। सो बिल्कुल साहब होल्ड कीजिए। 6900 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है 8800 तक का लेवल आपको पोजिशनली करीब 4 से 5 क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। तो राय साहब, आपके लिए राय यही है कि आप इसे होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस रख लीजिए आप 6900 के आसपास का। अगर आप 4 से 5 क्वार्टर, जैसे शरद सर हमें बता भी रहे हैं, 4 से 5 क्वार्टर का मतलब हो गया 12 से 15 महीने, आप इसे अगर होल्ड कर लेते हैं तो 8800 तक के लेवल्स भी आ जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपका व्यू लंबा है तो आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं, टारगेट आपको सुझाए गए हैं। नहीं तो आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें करके चल सकते हैं। प्रवीण गुप्ता जी, इन्होंने अपना सवाल शेयर किया। सर ये इनफैक्ट पोर्टफोलियो को लेकर अपनी आपसे राय मांगना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि क्या पोर्टफोलियो हल्का कर देना चाहिए, क्या फिर से कोई बड़ी गिरावट का संकेत मिल रहा है बाजार में, क्या PSU, पावर, रेलवे, तेल गैस, कोयला, रक्षा में पोर्टफोलियो को हल्का कर देना चाहिए? कुछ 5-6 सेक्टर्स हैं शायद जिनमें इनका एक्सपोजर है। इन्होंने स्टॉक्स तो नहीं बताए अपने, लेकिन हाँ सेक्टर स्पेसिफिक व्यू जरूर मांग रहे हैं। और ओवरऑल क्या मार्केट गिरावट के लिए तैयार हो रहा है, इनका डर ये है, क्या ये वाजिब है, क्या पोर्टफोलियो हल्का कर लेना चाहिए? देखिए बाजार गिरावट के लिए तैयार हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो हल्का कर लेना चाहिए ये भी बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जिन स्टॉक, अगर आपके स्टॉक जो आपने सेक्टर्स के नाम लिए, उन सारे सेक्टर्स में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके वैल्यूएशन काफी ऊंचे हैं। तो देखिए हमेशा आप समझिए लिक्विडिटी फ्लोज बिटवीन द सेक्टर्स एंड बिटवीन द स्टॉक्स वेयर इन द वैल्यूएशन इज चीपर। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अगर हाई है तो वहां से हो सकता है थोड़ा पैसा निकल जाए। इसका मतलब उन स्टॉक्स का, उन कंपनीज का दोष नहीं है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। जो भी आपने सेक्टर्स के नाम लिए हैं, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, चाहे वो पावर हो। बट सर आपको समझना है कि आपको कितना प्रॉफिट मिल चुका है, आपका एक्रूड प्रॉफिट कितना है। आप उसमें से प्रॉफिट बुक करें और कुछ और सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें, या कुछ ऐसे स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें जिसमें आने वाले समय में एक अच्छा वैल्यूएशन और आने वाले समय में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। उसमें से एक आईटी सेक्टर है, तो सर ध्यान रखिए आईटी की तरफ भी। उसमें कुछ एक अच्छे नाम है जिसमें कि आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। और लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा ये कहना नहीं है कि सारे स्टॉक्स के वैल्यूएशन हाई है, बट सिलेक्टिवली स्टॉक्स ऐसे होंगे आपके पोर्टफोलियो में जहां आपको लगता है कि महंगा वैल्यूएशन, हम आप बिल्कुल प्रॉफिट बुक किए सर, घबराइए नहीं। डिसेंट स्टॉक्स लिस्टेड है, 500 NSE FNO में स्टॉक है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। तो किसी भी स्टॉक से एफिनिटी न रखिए, प्रॉफिट जरूर बुक करें। ओके, तो बाजार में बड़ी गिरावट आने वाली ऐसी कोई आशंका तो नहीं है, या बाजार गिरावट के लिए तैयार हो रहा है ऐसे भी कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हाँ गुप्ता साहब, आपके लिए राय ये है कि जहाँ जहाँ आपके पोर्टफोलियो में हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स हैं, जहाँ फिर आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, वहाँ पे ज़रूर आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आपको नए सेक्टर्स चाहिए जहाँ पे आपको डाइवर्सिफाई करना है, तो उसमें एक आईटी सेक्टर है जो कि सर ने बताया भी है। और कौन से स्टॉक्स हैं उसके बारे में हम चुन चुन के में इनसे बातचीत करेंगे ही, स्टॉक आपके सामने रखेंगे ही कि किन सेक्टर्स में आप या किन स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं। तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें आप हल्की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जहाँ जहाँ वैल्यूएशन हाई है, जहाँ फिर आपको अच्छे खासे प्रॉफिट होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच सामंत सुप्रिया जी ने अपना सवाल हमसे पूछा है हमारे यूट्यूब पेज पे। GPPL यानी कि गुजरात पिपावाव पोर्ट के शेयर इनके पास हैं 202 रुपये के दाम पर। सर ये टारगेट जानना चाहते हैं, हालांकि इन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई है कि कितने समय के लिए ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 202 रुपये वाला शेयर लिया हुआ 215 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है।
बिल्कुल, देखिए कोई कंसर्न नहीं है। अगर आप देखें तो डिसेंट सपोर्ट बना हुआ है। किस जोन में सपोर्ट है? सबसे बड़ा सपोर्ट है 236, 240 के जोन में एक मल्टी वीक मल्टी मंथ सपोर्ट है। तो वहां पर आप उसके हिसाब से आप बने रहें। मुझे सॉरी, एक 186 रुपए के आसपास इसका एक डिसेंट सपोर्ट है। माफ कीजिएगा, मैंने गलत प्राइस बताया। तो 186 रुपए के आसपास एक मल्टी वीक मल्टी मंथ सपोर्ट है। बिल्कुल उस सपोर्ट को हिसाब से बने रहिए। 225 के ऊपर स्टॉक को चलना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आप देखें वोलेटिलिटी कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है। वोलेटिलिटी ब्रेकआउट बिल्कुल इसके अंदर बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा, आइदर ऑफ द साइड। तो 185 पे सब अपना स्टॉप लॉस रखें, बने रहें। मुझे लगता है कम से कम इसका 252 तक का टारगेट खुल सकता है। 1 से 1.5 महीने का व्यू है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो 1 से 1.5 महीने में 252 तक के टारगेट आ सकते हैं गुजरात पिपावा पोर्ट में, जिसे हम GPPL के नाम से भी जानते हैं। 185 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सामन जी, आपके लिए राय ये है कि आप इसमें बने रहिए। टारगेट आपको बताए गए, स्टॉप लॉस को भी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पे। पंकज जैन जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। पंकज जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार। मेरे पास सब तो अपने टाटा टेक के 35 शेयर हैं ओके। और 1234 रुपए मतलब एवरेज करके कॉस्ट आ रही है मेरी। तो उस पर क्या करना चाहिए? काफी टाइम हो गया, 6 महीने हो गए लगभग लिए हुए। जब जिस दिन इसका IPO आया था उसके बाद ही लेने शुरू करे थे, फिर एवरेज करते रहा मैं। तो बताएं इस पर क्या करना चाहिए। मुझे जैन साहब अगर सही याद है तो ये 1400 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था, तो उसी समय आपने लेने शुरू कर दिए थे या फिर थोड़ा करेक्ट हुआ था उसके बाद लिए थे आपने? जी मैंने पहले 10 शेयर लिए थे 1310 रुपए के आसपास। अच्छा। हाँ जी, जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन लिया था। फिर उसके बाद एवरेज करता रहा मैं, तो अब 1234 की एवरेज आ रही है मेरी। ठीक है, 6 महीने से आप होल्ड कर रहे हैं। 1234 सर एवरेज प्राइस है, लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज़ का शेयर हाल फिलहाल हमने देखा था कि 1000 रुपये के भी नीचे जाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि शेयर 900 रुपये तक जा सकता है। वहाँ तक गिर जाए तो फिर आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वहाँ पे शायद वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट आता वो दिखेगा। 1000 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1234 रुपये का जिसका एवरेज प्राइस है सर, उनके लिए क्या राय होगी? क्या वो होल्ड करें? 6 महीने पहले ही होल्ड कर चुके हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने बोली। जो मैनेजमेंट गाइडेंस बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो कहीं ना कहीं 15% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग EBITDA 15% का है। और देखिए अगर 12 के लगभग डील विंस हैं फिस्कल ईयर 24 में, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक ऑलरेडी काफी ऊंचे वैल्यूएशंस पर लिस्ट हुआ था। तो देखिए ये चीज एक क्लासिकल एग्जांपल है संदीप जी, कि जब लिस्टिंग काफी ऊपर के लेवल पर होती है तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव सेक्टर पर बुलिश है कंपनी, एक अच्छा ग्रोथ मोमेंटम आने वाले समय में कंपनी को दिखता है। लेकिन देखिए प्राइस इज ऑलवेज द किंग। भाव भगवान है। तो देखिए लिस्टिंग काफी ऊंचे भाव पर हुई थी और वहां पर जिन्होंने भी खरीदा वो थोड़ा सा अटक गए हैं। और अभी भी मुझे लगता है इसके अंदर पेन कंटिन्यू करेगा एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है इंडेक्स के साथ, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगी। तो देखिए साहब, इसमें बड़ा मूव कब आएगा? इसमें बड़ा मूव आएगा 1100 रुपए के आसपास। तो स्प्रे एंड प्रे कर सकते हैं आप। ठीक है साहब, कि आप भगवान से प्रार्थना करें कि स्टॉक रिकवर करे। अनटिल अनलेस कोई बड़ा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ बड़े चेंजेस नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता स्टॉक के अंदर बड़ा प्राइस मूव आना चाहिए। 1100 रुपए के ऊपर आने तक इसके अंदर काफी प्रेशर बना रहेगा। ठीक है, तो ये राय है फिलहाल टाटा टेक को लेकर। 1100 पे ऊपर आने तक इस स्टॉक में प्रेशर बना रहेगा, तो उस हिसाब से आप अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। इस बीच राजीव शर्मा जी हमारे साथ अपना सवाल शेयर कर चुके हैं हमारे यूट्यूब पेज पर। बोल रहे हैं राधे राधे। राधे राधे सर, आपको भी 2 सवाल उन्होंने पूछे हैं सर। एक तो है भारत डायनेमिक्स को लेकर, दूसरा कोचिन शिपयार्ड को लेकर। कोचिन शिपयार्ड पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, महाजन जी का सवाल हमने लिया था। भारत डायनेमिक्स में ये एंट्री प्राइस जानना चाहते हैं। भारत डायनेमिक्स में हमने देखा है कि पिछले 6 महीने में ही 80-85% के आसपास के गेंस ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। चाहे वो PSU स्पेस का कोई भी स्टॉक हो, खासतौर पे डिफेंस में तो बहुत ही अच्छे गेंस बनते हुए दिखे हैं। तो भारत डायनेमिक्स जिसने 1662 रुपये का या 1662 रुपये 95 पैसे का एक ऑल टाइम हाई छुआ था, वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। तो एंट्री प्राइस के तौर पर हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या इसमें फ्रेश खरीदारी किन लेवल्स पर की जा सकती है। क्या सर 1550 के आसपास के लेवल्स एप्ट हैं एंटर करने के लिए? देखिए सब, कहीं ना कहीं जो मार्जिन एक्सपेंशन 8% का फाइनेंशियल ईयर 24 में दिखाई दिया है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें डिस्काउंटेड है प्राइस के अंदर। फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा, whether you like it or not,
देखिए प्रेशर है, कहीं ना कहीं पीएसयू सेक्टर पर प्रेशर दिख रहा है। पिछले 5 वीक से स्टॉक कहीं 1600 रुपए के रेजिस्टेंस जोन पर चल रहा है। इस तरह के प्राइस एक्शन में क्या होता है, एक बार कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हैंड्स स्टॉक को छोड़ते हुए दिखते हैं, तो वहां पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बेस कहाँ पर है? बेस काफी नीचे है, 1300 रुपए के आसपास का बेस है। तो देखिए हमेशा फायदा आपका तब बनेगा जब अच्छे गिरे हुए प्राइस पर अच्छे स्टॉक को खरीद लेंगे। तो देखिए साहब, 1300 रुपए के भाव का इंतजार करिए, एकदम से जंप मत कीजिए, डोंट बाउंस अपॉन द स्टॉक। 1300 रुपए के आसपास आप मिले बिल्कुल खरीदिए। उस लेवल पे आप क्या कर सकते हैं कि करीब 1200 रुपए के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इसके बाद एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा एग्रेसिव है, अगर आप मान के चल रहे हैं कि नहीं साहब मैंने 10 रुपए स्टॉक पे लोकेट किया है, तो थोड़ा अभी खरीदिए, थोड़ा 1300 रुपए के भाव के रखिए, 1200 रुपए पे स्टॉप लॉस के साथ, इसके बाद ही आगे का ट्रेंड रखिए। हाँ, थोड़ा समय देंगे इसको, स्टॉक को करीब साल भर देंगे, 4 क्वार्टर देंगे तो 1800 तक का भाव खुल सकता है, बट एक प्राइस करेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, प्राइस करेक्शन हर पीएसयू स्टॉक्स के साथ हायर लेवल से प्रेशर जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। 1200 का स्टॉप लॉस रखें। अगर आप थोड़ा समय देते हैं तो 1800 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो भी बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स के स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। इस बीच एक मार्केट का अपडेट आपको जल्दी से बता देते हैं। मार्केट ने एक नया लाइफ टाइम हाई छुआ है, नया रिकॉर्ड हाई छुआ है। 23,691 का जो लेवल है वो निफ्टी ने आज इंट्राडे में छुआ है, जो कि इसका रिकॉर्ड हाई लेवल है। 23,681 के आसपास हम फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि जो रिकॉर्ड हाई है वहाँ से केवल 10 पॉइंट दूर हैं। 150 अंकों के आसपास के गेंस अब निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। 600 अंकों के आसपास की तेजी सेंसेक्स में हो चुकी है और बैंक निफ्टी तो 800 अंकों से ज़्यादा का उछाल दिखा चुका है। तो सर आपने कहा था कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये 3 बड़े बैंक्स हैं जो कि बैंक निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो ज़्यादा करके अभी जो रैली आई है उसमें सर पीएसयू बैंक्स पिछड़ते हुए दिखे हैं और प्राइवेट बैंक्स ने ज़्यादा सपोर्ट किया है, और ज़्यादातर के दिग्गज जो स्टॉक्स हैं वही लाइमलाइट में आते हुए दिखे, उन्हीं का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा है। क्या यही सिलसिला आगे भी रहेगा या आपको लगता है कि जो छोटे मझोले बैंक हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन आएगा, या फिर जो पीएसयू बैंक्स हैं वो भी कैचअप करते हुए दिखेंगे? देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, पीएसयू बैंक की रैली काफी एक्सटेंडेड है। करीब मैं देख पा रहा हूँ, जहां तक मैं समझता हूँ 0.3 के प्राइस टू बुक वैल्यू से 1.2 1.3 के प्राइस बुक वैल्यू तक हमें पीएसयू बैंक्स में, मेजर पीएसयू बैंक्स में रैली देखने को मिली है। वहां पर कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स लैगर्ड थे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस चला था और ऐसे बट एचडीएफसी काफी लैगर्ड रहा है ड्यू टू बुक। जिस तरह का एचडीएफसी का अधिग्रहण हुआ, जिस तरह से बुक पर प्रेशर आया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिला, तो बाजार ने उसको पसंद नहीं किया था। अब जो एचडीएफसी पर रैली आई है, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक साइन है बैंक्स के लिए। यहाँ पर आप ध्यान दें तो ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुझे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा बहुत ट्रैक्शन बन सकता है। यहाँ पर मैं वो स्टॉक बता रहा हूँ जो बिल्कुल चला नहीं है। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा, रिस्क रिवॉर्ड ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पर, तो 680 रुपए का भाव है। बेस कहीं ना कहीं 615 रुपए के आसपास बना हुआ है। अगर बैंक निफ्टी में फर्दर रैली दिखाई देती है आपको, तो यहाँ पर अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। ये स्टॉक आपको 750 रुपए तक लेवल तक कम से कम भाव दिखा सकता है। 750, 750 से 810 तक का भाव इसके अंदर खुल सकता है। 615 के बाद स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, तो क्या एचडीएफसी बैंक में भी फ्रेश खरीदारी की जा सकती है सर? अब नहीं की जा सकती है संदीप जी। मुझे लगता है कई बार ये स्टॉक 1420-25 रुपए के आसपास डिस्कस हुआ है और उस लेवल से ही कहीं ना कहीं बुलिशनेस है। 1580 के आसपास का एक हमेशा रेजिस्टेंस स्टॉक के अंदर रहा है, वो इसने तोड़ा है। तो देखिए दोबारा 1715 के आसपास गया है। हाँ, अब आज की डेट में अगर देखा जाए, मैं सिंपल एक बात मानता हूं, कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक के अंदर थोड़ी थकान आएगी, थोड़ा सा एक बार प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल पॉसिबल है सर। तो अभी कोई एंट्री फ्रेश नहीं बनती है। हाँ, ट्रेंड इंटैक्ट है। इसका अगला लेवल 1920 हो सकता है, बट उसके लिए थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 क्वार्टर देना पड़ेगा। प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल हो सकती है। ओके सर, ये तो बात हो गई एचडीएफसी बैंक की, और आपने एक और भी स्टॉक बता दिया, यूयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। मेरा सवाल सर मिड कैप, खास तौर पे जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको लेकर है, चाहे वो डीसीबी हो, कर्नाटका बैंक हो, चाहे फेडरल बैंक हो, चाहे वो सिटी यूनियन बैंक हो। कोई ऐसा स्टॉक, या फिर उसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ही जोड़ लें, कोई ऐसा स्टॉक जो आपके रडार पे हो, जिनके चार्ट अच्छे लग रहे हो या फिर वैसे भी फंडामेंटली साउंड हो? देखिए अगर आप कहीं ना कहीं सिटी यूनियन बैंक को देखेंगे सारी लिस्ट के अंदर, तो वहां पर जरूर कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन बना हुआ है। मुझे लगता है यहाँ रूम है। जैसे आप एचडीएफसी में देखिए, फर्दर
फर्दर जो भी एचडीएफसी के अंदर स्ट्रेंथ आएगी वो कहीं ना कहीं इसको ओवरबॉट जोन में खींच करके ले जाएगी। बट सिटी यूनियन बैंक में अभी कहीं ना कहीं रूम है, 180 रुपए तक का भाव इसके अंदर बिल्कुल जा सकता है। बेस कहाँ है? बेस अगर आप देखें करीब 155 रुपए के आसपास बेस है, 167 का भाव है। मुझे लगता है 180 रुपए तक का मूव इसके अंदर आ सकता है। और देखिए लिक्विडिटी हमेशा सेक्टर्स के बीच में फ्लो करती है। पीएसयू बैंक में बड़ी रैली हमें 2 साल 2.5 साल से देखने को मिल रही है। अब मुझे लगता है आपका कहना सही है संदीप जी, कहीं ना कहीं छोटे मझोले प्राइवेट बैंक्स में एक बार रैली आ सकती है। उसमें सिटी यूनियन एक अच्छा दावेदार है, क्योंकि फेडरल बैंक का जिक्र आपने किया, फेडरल बैंक में बड़ी रैली आ चुकी है। कई बार इसका जिक्र हुआ था 120-130 रुपए के आसपास, तो एक बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है। मुझे लगता है सिटी यूनियन बैंक में एक बार दांव लगाना चाहिए, कम से कम 180 रुपए, और अगर थोड़ा पोजिशनली होल्ड किया जाए तो 190 से 200 रुपए के टारगेट भी इसमें खुल सकते हैं। तो 190 से 200 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो सिटी यूनियन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। बाकी स्टॉक्स तो चल चुके हैं, चाहे वो फेडरल हो या और बैंक हो, लेकिन हाँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये एक और दावेदार है तेज़ी का। 750 से 810 तक के जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अमन तोमर जी हमारे साथ इस बीच फ़ोन लाइन पे मौजूद है, अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। अमन जी स्वागत है आपका माई 9 पर, नमस्कार, बताइए। जी सर नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं देहरादून से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, तो वहाँ पे कुछ राहत है या ऐसा ही माहौल है, 50 डिग्री के आसपास जी ही सर, टेम्परेचर? बारिश कल हुई थी, आज तो नहीं है, वैसे मौसम में राहत है। चलिए सर, कम से कम आप तो राहत में हैं, लेकिन यहाँ जहाँ हम बैठे हैं दिल्ली एनसीआर में, यहाँ तो जी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और जो बारिश हुई भी है उससे उमस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। चलिए बताइए आपके पोर्टफोलियो के क्या हाल है? जी सर, वैसे तो ठीक चल रहा है, लेकिन मैंने साधना नाइट्रोकेम के 225 शेयर लिए हुए हैं 78 के भाव पे। अच्छा, और माइनस में चल रहा है अभी 68 पे चल रहा है रेट। तो सर अभी ओवर बाय किया जाए या सेल कर दी जाएगी? अच्छा, आपने कितने पहले लिए थे ये? सर 6 महीने हो गए। 6 महीने से आप इसे होल्ड कर रहे हैं, तो क्या किसी के रिकमेंडेशन पे आपने लिए थे सर? प्राइस एक बार फिर बताएंगे किस लेवल पे आपने एंटर किया है? 78 78 पे आपने लिए हैं। कितनी क्वांटिटी आपने बताई? 225 225 शेयर। ये आपका एवरेज प्राइस है या आपने वन गो में एक साथ लिए थे? एवरेज है सर। सॉरी, एवरेज एवरेज प्राइस आपका 78 रुपये का, 225 क्वांटिटी है। तो आगे कितना नज़रिया आपका और है, कितना आप होल्ड कर सकते हैं? सर 2-3 साल 4 साल कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके पास व्यू काफ़ी लंबा है। 78 रुपये का एवरेज प्राइस है सर, 225 शेयरों की क्वांटिटी है इनके पास। साधना नाइट्रोकेम का शेयर चल रहा है सर 69 रुपये के आसपास, तो 78 रुपये वाला 69 पे है, तो करीब करीब 8-9 रुपये के आसपास का इनको पर शेयर लॉस होता हुआ दिख रहा है। 6 महीने से ऑलरेडी ये होल्ड कर चुके हैं और पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो शेयर में 20% के आसपास की गिरावट ही देखने को मिली है। क्या करना चाहिए सर? एक साल में भी ये शेयर 33% करेक्टिव हुआ है, तो एक डिक्लाइनिंग स्टॉक है, पूरा बाजार चला है, लेकिन ये क्यों नहीं चल पा रहा है और जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए? जी देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं एक वेरिएबिलिटी, अगर आप देखें तो करीब 2019-20 के बाद से प्रिसाइजली एक वेरिएबिलिटी देखने को मिली है। मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है और लिस्टिंग काफी ऊंचे भाव पर मुझे दिखती है। और ये बहुत बड़ा एक सबक है संदीप जी आप सारे दर्शकों के लिए, और कि देखिए साहब, लिस्टिंग गेन्स के लिए जब कभी लिस्ट हो रही कंपनी, जरूर देखिए किस प्राइस पर लिस्ट हो रही है। अगर डिसेंट मार्जिन है, डिस्पाइट ऑफ द गुड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय द कंपनी, अगर लिस्टिंग ऊंचे भाव पर है सर, तो कहीं ना कहीं प्राइस करेक्शन होता है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स उसको सही वैल्यूएशन पर लेकर के आते हैं, तो देखिए वहां पर आप अटक जाएंगे, आपको फिर समझ नहीं आएगा कि क्या करें। तो देखिए एक बड़ा रेजिस्टेंस देखें 75 रुपए के भाव पे बना हुआ है। एक ब्रेकडाउन आया था मार्च 2024 में 75 के नीचे, वो एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस सप्लाई जोन इसके लिए बना हुआ। जब तक उसके ऊपर नहीं चलेगा संदीप जी, तब तक प्रेशर देखने को मिलेगा। तो लेट्स प्रे कि वो 75 के ऊपर जाए और सस्टेन करे, उसके ऊपर चलना शुरू करेगा तो दोबारा हो सकता है ये 90 से 100 रुपए के भाव तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सप्लाई प्रेशर है। ये पिछले 3 वीक में सपोर्ट मिला है इसको 60 रुपए के आसपास के जोन से, बट 75 के ऊपर चलेगा सर, तभी ये 90-100 के भाव तक जाएगा। तो कोई स्टॉप लॉस देना चाहेंगे सर इनको, अगर होल्ड करना है 75 का वेट करना है तो? जी स्टॉप लॉस से देखिए सब बिल्कुल बन गया है। अगर आप देखें 10 जून के वीक में कहीं ना कहीं 50 रुपए के आसपास का लो बना है, वही इनका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो वहां 50 रुपए के स्टॉप लॉस के लिए बिल्कुल साफ बने रहे, और 75 रुपए के ऊपर चलने पर ही इसके अंदर एक बड़ा प्राइस एक्शन पॉसिबल है। ओके, तो तोमर साहब आपके लिए राय ये है कि आपको 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करना है। उम्मीद ये करें कि ये 75 रुपये के ऊपर निकल जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत जल्दी स्टॉक 90 से 100 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो भी छूता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसको करना है होल्ड, और इस उम्मीद में कि 75 रुपये का जो लेवल है वो पार होता हुआ दिखे। नमामि दास इन्होंने अपना सवाल हमारे यूट्यूब पेज पे शेयर किया है।
वो कह रहे हैं कि आई हैव परचेज्ड HAL 33 क्वांटिटी एट 4049, नाउ आई एम इन प्रॉफिट ऑफ 37%, शुड आई बुक प्रॉफिट और ऐड मोर क्वांटिटी, आई कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छी बात यह है कि सर ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। BDL की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। HAL इन्होंने लिया था 4049 रुपये के दाम पर और 33% प्रॉफिट पे हैं, क्योंकि 5500 के ऊपर का हाई इसने लगाया था 5582 रुपये का। अभी भी शेयर 5350 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ज़बरदस्त रैली स्टॉक में भी हमने देखी है। 6 महीने में ये शेयर भी करीब 90% के आसपास चल चुका है। तो इस तेज़ी के बाद जिसने 4000 के आसपास लिया है उनके लिए क्या राय होगी, और जो फ्रेश भी एंट्री करना चाहते हैं सर उनके लिए भी राय दीजिएगा। देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें, 20-22%, 25% के मार्जिन के आसपास पर ट्रेड करने वाला 2020 से 22 में शेयर अभी 32% के मार्जिन पे शेयर कर रहा है, और कहीं ना कहीं देखिए मार्केट शेयर बढ़ रहा है डिफेंस में। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, एक्सपोर्ट का मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, इन सब चीजों को देखते हुए स्टॉक के अंदर आपको एक अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फिर देखिए मैं वही बात बोलूंगा कि देखिए कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अगर देखें तो अगर आप HAL का वैल्यूएशन देखें वीजा वी अदर स्टॉक्स, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कंफर्ट जोन है यहाँ पर थोड़ा बहुत। लेकिन इसके बावजूद आप देखें तो 4800 रुपए के आसपास का एक जो सपोर्ट जोन है उसको पकड़ करके चलिए सर। उसके नीचे जाएगा तभी आप पोजीशन को काटें, अदरवाइज आप पोजीशन को होल्ड करें। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट पोजीशन प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। और अगर कोई न्यू एंट्री करना चाहता है तो 4800 के पास बाय का लेवल लगा है, उसको 4800 के पास बाय मिलता है तो स्टॉप लॉस करीब 4000 के आसपास रखे। मुझे लगता है इसके अंदर आने वाले समय में 6000 तक के भाव खुलेंगे, कम से कम 2 से 3 क्वार्टर का समय दीजिए। बट वॉलेटिलिटी रह सकती है, मींस प्राइस यहाँ पर क्या नॉइज रह सकता है बाजार में। तो 4800 रुपए के आसपास आपको एक डिसेंट सपोर्ट है, वहीं पर आपको कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो दोनों केसेस में चाहे उन्होंने प्रॉफिट में बैठे हैं 4000 पे लिया है, उनके लिए भी 4800 के आसपास आपको सपोर्ट लेवल है, वहीं पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और जो फ्रेश एंट्री भी करना चाहते हैं वो भी 4800 के आसपास करें, फिर उस केस में 4000 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट ऊपर में 6000 तक के बन सकते हैं। बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन HAL के जो वैल्यूएशन है वो कंफर्टिंग नज़र आ रहे हैं। सर ये बाकी PSUs के कंपैरिजन में या बाकी डिफेंस स्टॉक्स के कंपैरिजन में? जी बिल्कुल सही कह रहा। देखिए अगर आप बाकी डिफेंस स्टॉक से इसका कंपैरिजन करें तो वहां पर देखिए तो इसका 47 का पी है, जबकि आप अगर BEL देखें, BML देखें तो 65-90 के आसपास जो है इनका पी आता है। पारस डिफेंस बहुत महंगे शेयर्स है। तो देखिए यहाँ HAL को कहीं ना कहीं थोड़ा कंफर्ट मिलता है। तो जब कभी HAL का डिस्कशन होता है, हाँ ये जरूर है कि जब बहुत ज्यादा बाय साइड पे ट्रेड्स आते हैं तो एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट्स को मिलती है। तो ये जरूर हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद लंबी अवधि के लिए देखा है तो स्टॉक कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पे बना हुआ है। और अगर आपका पैसा बन गया स्टॉक के अंदर तो किसी के स्टॉप लॉस को मेंटेन करके पोजीशन बनाने में कोई बुराई नहीं है सर। 4800 पे स्टॉप लॉस रखें, बने रहे। ठीक है, बने रहें HAL की जहाँ तक बात है। इस बीच नीरज गंगवार जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। नीरज जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं सर रायबरेली से बात कर रहा हूँ। सर मेरे पास BEL के 225 पे खरीदे हैं सर 300 शेयर। ओके सर 2 से 3 महीने का व्यू है सर, इसमें क्या करना चाहिए सर? 2 से 3 महीने का आपका व्यू है, आप कह रहे हैं। अब कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं आप? कब लिया था आपने? ये सर 1 महीने पहले लिया था। 1 महीने पहले लिया था 225 रुपये के दाम पर 3। हाँ बोलिए सर। लगभग सर 20 दिन हो गए हैं इसको लिए हुए। अच्छा, लगभग 20 दिन हो चुके हैं। 225 पे आपने लिया था और 300 क्वांटिटी आपके पास है और 2-3 महीने का व्यू है। 225 पे लिया है सर, स्टॉक करेक्ट हुआ अभी हाल फिलहाल में। अगर हम देखें तो पिछले 5 दिनों में देखें तो करीब 2.5-3% के आसपास गिर चुका है। हालांकि 1 महीने में 5% चला है, लेकिन ओवरऑल एक रेंज बाउंड स्टॉक है सर। 225 पे लेके ये अटक गए हैं। क्या इनको होल्ड करना चाहिए 2-3 महीने का अगर व्यू है तो? बिल्कुल, देखिए सब ऐसा है कि स्टॉक का बेस थोड़ा नीचे हो जाता है। स्टॉक का बेस करीब 190 रुपए के आसपास है। तो देखिए बेस डिस्कस करना, मैं क्यों इसको बेस को जरूर डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि कोई स्विंग आएगा, वाइड स्विंग आएगा। तो जब स्टॉक अपने बेस पे आता है तो वहाँ स्ट्रॉन्ग हैंड की बाइंग होती है, तो आप स्टॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ऊपर स्टॉप लॉस रखा होता है, बेस के आसपास सपोर्ट होता है, वहाँ स्ट्रॉन्ग हैंड्स की बाइंग होती है, आप स्टॉप आउट हो जाते हैं। स्टॉक वहीं चला जाता है जहां एक्चुअली वो जाना चाहिए था, ऊपर की तरफ। तो आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। तो बेस जानना बहुत जरूरी है। 192 का बेस है सर, 192 का। तो देखिए अब आप अपनी बाइंग के हिसाब से समझ लीजिए। तो यहाँ अगर मान लीजिए कोई गिरावट आती है तो इस प्राइस के आसपास आप कहीं ना कहीं ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसके अंदर शक दिखता है। मुझे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन इसके अंदर नहीं दिखता है। मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक इमीडिएट समय में कहीं 230 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा।
तो सर 230 का भाव जो जो 4 वीक का आप देखें तो इंट्राडे हाई रहा है, 4 जून की वीक का वीकली हाई रहा है, वही उस 230 के आसपास का भाव है। उसके ऊपर चलेगा तो एक बार ट्रेंड पॉजिटिव बनता है, लेकिन रेंज बाउंड हो सकता है कहीं ना कहीं 190 से लेकर के 230 के बीच में। ओके, ठीक है। तो 190 से लेकर 230 का एक रेंज बना हुआ है जिसके बीच में स्टॉक अटकता हुआ दिख रहा है। अगर 230 का लेवल पार हो जाता है तो फिर हो सकता है कि इसमें बड़ी रैली बनती हुई दिखे। इस बीच वितु राय जी, इन्होंने अपना सवाल हमारे पेज पे शेयर किया है। वो पहले तो कह रहे हैं कि मनी 9 की पूरी टीम को और जो हमारे गेस्ट हैं शरद मिश्रा जी, उनको नमस्कार। हमारा भी आपको नमस्कार वितु राय जी। ये पूछ रहे हैं सर कि मैदानी यानी कि जो मिश्र धातु है इसके 200 शेयर उन्होंने लिए हुए हैं 465 के रेट पर, 1 साल ये होल्ड कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें, ऐसा उनका सवाल है सर। 465 पे इन्होंने लिया है, 470 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी क्वांटिटी है और अच्छी बात यह है कि 1 साल ये होल्ड भी कर सकते हैं। तो जिनका 1 साल का व्यू है सर, उनको क्या करना चाहिए मिश्र धातु 465 वाला? जी देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल एक सेकेंड होल्ड करिए। हाँ देखिए, ये एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है जिस तरह के शेयर की मैं बात कर रहा था संदीप जी। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी को देखें तो स्टॉक को देखें तो 96 का प्राइस टू अर्निंग है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें 10% का है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बुक वैल्यू के 6 टाइम के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक सेल्स ग्रोथ कहीं ना कहीं, चूंकि कहीं ना बहुत स्पेशलाइज्ड सेल्स है, इसलिए सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है। स्टॉक भी कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिख रहा है। देखिए बेस इसका क्या बना हुआ है, 400 रुपए के आसपास का इसका बेस है साहब, तो थोड़ा डीप है बेस, आपको ये समझना पड़ेगा। कोई गिरावट आती तो इसी जोन के आसपास आकर के सेटल होगा। ऊपर की तरफ जब चलना शुरू करेगा तो कम से कम 500 रुपए के आसपास इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा। 500 के ऊपर जाएगा तो जरूर उसमें 550 560 के भाव खुलेंगे। तो इसलिए आप देखिए थोड़ा बने रहिए, घबराइए नहीं। देखिए चौपी रहेगा इस ट्रेड, ये आप परेशान होंगे थोड़ा सा इसके अंदर, आप ये बिल्कुल मान करके चले सर। तो 400 रुपए के आसपास अपना बेस रखें। थोड़ा अगर आपके पास थोड़ा कम है तो आप एवरेज आउट कर सकते हैं 400 रुपए के आसपास, और खरीद लीजिए थोड़ा सा। अगर आपको लगता है 500 रुपए के आसपास चलेगा तो 560 का तो पहला भाव दिखाई देगा। ट्रेंड पॉजिटिव है, रिग्रेशन चलना देखिए बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन चौपी रह सकता है। चौपी रह सकता है। हो सकता है इस बीच 400 के लेवल भी आ जाएं। तो ये शरद जी कह रहे हैं कि आप 400 रुपये का अगर लेवल आ जाए तो चाहें, अगर आपके पास और कैपेसिटी है या आपके पास पूंजी है तो आप और भी इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। आपका एवरेज आउट हो जाएगा भाव, और अगर ये शेयर 500 रुपये के ऊपर चलने लगे तो 560 तक के जो टारगेट्स हैं वो आसानी से स्टॉक में आते हुए नज़र आ सकते हैं। सारांश गोलेचा जी ने अपना सवाल हमें भेजा है। सर नमस्कार, मैं एनसीसी लिमिटेड में फ्रेश एंट्री करना चाहता हूँ। नज़रिया दिवाली तक का है, क्या एंटर कर सकते हैं? प्लीज़ टारगेट भी बताएं। सर एनसीसी और बाकी जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज हैं या फिर जहाँ पे हमने देखा है कि इंफ्रा का नाम जुड़ जाता है, वहाँ पे भी मार्केट में काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे हैं। तो एनसीसी जिनके पास है या जो फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं और दिवाली तक का नज़रिया है, उनके लिए क्या राय होगी सर? टारगेट क्या होंगे? देखिए अगर आप कंपनी को देखें, कहीं ना कहीं यूपी जल जीवन मिशन के तहत काफी बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी को बिल्डिंग और इलेक्ट्रिकल डिवीजन से देखने को मिला है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा गिरते हुए दिखाई दिए थे Q4 में। और देखिए जहां कहीं भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जुड़ा हुआ है, जैसा संदीप जी आपने बिल्कुल सही बात बोली, वहां पर कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा ट्रैक्शन हमको देखने को मिला है। थोड़ा सा प्राइस किया स्टॉक, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पर जो है थोड़ा सा वीजा भी, अगर आप सेक्टोरल देखें तो कहीं ना कहीं महंगा है स्टॉक। देखिए सर बेस बना हुआ है 278 रुपए के आसपास, अभी इसका भाव है 328। तो अब क्या है 278 के आसपास चूंकि बेस बना हुआ है तो वहीं आप मान करके चलें कि स्टॉक गिरता है तो वहीं कहीं सेटल होता है। देखिए आज मैं गिरने की ज्यादा बात कर रहा हूँ संदीप जी, आई एम सॉरी, थोड़ा सा दर्शकों को लग रहा होगा शरद जी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जरूर है बाजार को, मैं देखिए बिल्कुल रैशनल होकर के बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आप समझिए आपका हार्ड एंड पैसा लगा हुआ, तो ये जरूर आपको समझना है कि स्टॉक गिरे तो आप कहाँ तक घबराएं सर, और उसके बाद कहां पर आप वैल्यू ऐड कर सकते, कहां पर ऐड कर सकते। तो अच्छे स्टॉक्स में क्या है ऊपर की तरफ चला जाएगा। होता क्या है रिटेल इन्वेस्टर के साथ कि रिटेल इन्वेस्टर का स्टॉप लॉस आ जाता है, स्टॉक फिर वहीं पहुंच जाता है जहां उसको जाना चाहिए था, रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा एफर्ट है। तो सर 278 के आसपास का बेस है। अगर कोई भी आपको खरीदारी करनी है तो ये मानना है कि 270 अभी आप कुछ खरीदते हैं तो 278 पर आप कुछ खरीदने के लिए जरूर बचाएं। अगर 10 रुपए डालना चाहते हैं तो 3-4 रुपए अभी डालें, 3-4 रुपए नीचे डालें। ट्रेंड पॉजिटिव है सर। देखिए ये स्टॉक कहीं ना कहीं 400 रुपए जाने की कोशिश करेगा।
2 से 3 क्वार्टर में। दिसंबर तक करीब 400 रुपए तक स्टॉक आपको ये पहुंच सकता है, लेकिन थोड़ा सा स्टैगर्ड बाइंग करें, थोड़ा अभी खरीदना चाहता है खरीदे, थोड़ा 278 के आसपास के लिए पैसे बचा कर रखें, स्टॉप लॉस 250 के पास रखें, 400 का टारगेट रखें दिसंबर तक। चलिए सर, अच्छी बात है कि आप इतना सोच रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, खासतौर पे जो छोटे लोग होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए। सेबी भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। पिछले कुछ समय में कई जो नई चेयरपर्सन आई हैं उन्होंने कई सारे कदम उठाए हैं। जो छोटे शेयरधारक हैं या जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं जो 2 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर्स बोला जाता है। तो उनके हितों की रक्षा के लिए मार्केट रेगुलेटर ने भी कई सारे कदम उठाए हैं। तो सर, ये जो आप बोल रहे हैं, चेता रहे हैं या आप कॉशियस रहने की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पता होना चाहिए कि अगर मार्केट में गिरावट आएगी या आए कभी भी, तो उसके लिए आपको कैसे तैयार होना है। अगर कोई बड़ा स्विंग आ जाता है आपके शेयर में, बाजार में गिरावट नहीं भी आती है, तो कौन से लेवल्स तक आपको वेट करना चाहिए या घबराना नहीं चाहिए, किन लेवल्स पे बेच देना चाहिए, किन लेवल्स पे दोबारा एंट्री करनी चाहिए, ये जो आप मार्गदर्शन कर रहे हैं काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट 700 लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। अगर आप ये शो हमारे साथ देख रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अपने दोस्तों, यारों, मित्रों को, सहयोगियों को भी इसके शो का लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और ये समझ सकें कि बाजार में कोई गिरावट आती है, बड़ा स्विंग आता है, तो उसमें आपको कहाँ तक घबराना है, किस स्टॉक से निकल जाना है, किस स्टॉक अगर आपने लिया हुआ है कोई शेयर तो उसमें कहाँ आप एवरेजिंग कर सकते हैं, दोबारा फ्रेश एंट्री कर सकते हैं या फिर अपने भाव को एवरेज कर सकते हैं। इसके बारे में शरद जी हमें काफ़ी अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो छोटे निवेशकों के बारे में सोचते हैं या उनके हितों के बारे में बातचीत करते हैं। तो शरद सर हमारे साथ मौजूद हैं। अपने सवाल भी आप लगातार हमारे साथ शेयर करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की हम कोशिश कर भी रहे हैं। और एनसीसी आप देखिए ऐसा ही एग्जाम्पल है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसा और भी अगर नीचे शेयर आता है तो एवरेज आउट करने के लिए या और एंट्री करने के लिए आप उसमें रख के चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इस बीच साबिर आज़मी जी, उन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। सर, वो टाटा मोटर्स में वो कह रहे हैं कि 965 रुपये की बाइंग है, क्या और ऐड कर सकते हैं? मैं आपका हर शो देखता हूं और दुबई से ये हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, दुबई से आप हमारे साथ जुड़े हैं और टाटा मोटर्स को लेकर सर ये राय जानना चाहते हैं। 965 की पहले से इन्होंने बाइंग कर रखी है, अब ये जानना चाहते हैं क्या उसमें और ऐड कर सकता हूँ क्या? देखिए साहब, अभी बिल्कुल इसमें ऐड मत कीजिए। आप देखिए सप्लाई जोन बना हुआ है 1000 रुपए के आसपास, तो आप अगर देखेंगे तो करीब 13 मई के आसपास एक सप्लाई जोन बना है 1000 रुपए के आसपास। नीचे का सपोर्ट है 890 895 रुपए, 890 895 का। तो वेट कीजिए पहले उसको, या तो उसको 1000 रुपए के ऊपर चलने दीजिए। अगर 1000 रुपए के ऊपर जाके किसी वीक में सेटल हो जाए, बिल्कुल सर आप ऐड कर सकते हैं। फर्दर लेग आपको मिलेगा ऊपर की तरफ करीब 1140 रुपए 1150 रुपए तक आपको एक लेग मिलेगा। लेकिन अगर 890 रुपए के नीचे टूटना शुरू कर दे तो आपको जरूर एक बार एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए। 890 रुपए का तो सेटल करे तो वहां जरूर आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या शॉर्ट्स ज्यादा हैं, तो मैं आपको खरीद की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको एक बार वेट करने की सलाह दूंगा, कम से कम 890 895 तक आने दे, वहां पर देखें प्राइस एक्शन कैसा है, संदीप जी से पूछें और इसके बाद ही कॉल लें। चलिए, तो टाटा मोटर्स में अगर आप फ्रेश एंट्री या दोबारा एंट्री करना चाह रहे हैं, 965 रुपये पे आपने पहले लिए हैं, तो आज़मी साहब आपके लिए राय यही है कि 890 के नीचे अगर ये चला जाए तो फिर आप एग्जिट कर लें, लेकिन अगर वहाँ पे सेटल हो जाता है, बेस बना लेता है, तो वहाँ पे आप एंट्री कर लें, या फिर 1000 रुपये का लेवल पार होने दीजिए, उसके ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि फिलहाल जो शॉर्ट्स बने हुए शायद वो कटते हुए दिखेंगे, तो वहाँ पे आप चाहें तो दोबारा अपनी पोजीशंस को ऐड करके चल सकते हैं। तो जो लेवल आपको बताए गए शरद सर की ओर से, उनको आप ध्यान से फॉलो कीजिए। इस बीच दीपक जुगट जी, उन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। सर, वो कह रहे हैं कि मैं PFC के शेयर होल्ड कर रहा हूँ, 75 शेयर मेरे पास हैं 492 रुपये के दाम पर, और राइट्स के 25 शेयर हैं 715 रुपये के दाम पर। लॉन्ग टर्म का व्यू है, वो जानना चाहते हैं कि अब इसमें क्या करें। दोनों शेयरों को लेकर अपनी राय दीजिए। जी, देखिए, मैं संदीप जी PFC सुन पाया, पहले डिस्कस कर लूंगा, दूसरा स्टॉक आपसे दोबारा पूछ लूंगा। देखिए, यहाँ पर क्या अच्छा बेस बना हुआ है। अगर आप देखें तो रिलेटिवली PFC REC में मैं बुलिश हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्टर है पावर फाइनेंस का जिसमें मुझे लगता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कंटिन्यू करेंगे आने वाले समय में, अगले 4-5 साल भी कंटिन्यू करेंगे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं स्टॉक में डिस्काउंट होंगी। तो देखिए, अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशक हैं तो ये समझिए कि आपको एक बेस बनता हुआ दिखाई दिया 430 रुपए के आसपास, जहां पर इसका कहने कहीं 50 की एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेस है। तो 430 का जो जोन है उसको सर पकड़ कर चले, बने रहे। मुझे लगता है इसके अंदर 545 का भाव भी आएगा, और पोजिशनली रखेंगे तो 660 रुपए का भाव भी आएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रेंज लंबा हो जाता है, 430 से लेकर के 660 तक का हो जाता है। तो 430 के पास अपना एक बार बेस बनाए, वहां पर आपको कहीं मिले तो थोड़ा और बाय करने की कोशिश करें।
और अगर आप पोजिशनली होल्ड करेंगे सर, करीब साल भर का व्यू है, 4 से 5 क्वार्टर का, वही 12 से 15 महीने का, तो 660 के लेवल पे आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में देखने को मिलेंगे। मुझे कहीं कोई वीकनेस दिखती नहीं है। ठीक है, तो 12 से 15 महीने अगर आप होल्ड करते हैं तो 660 तक के जो टारगेट्स हैं वो भी पीएफसी में आ सकते हैं। 430 के आसपास आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। दीपक जी, आपके लिए राय है। सर, दूसरा सवाल इनका था राइट्स को लेकर। इनके पास 25 शेयर हैं, 715 रुपये का भाव है। पीएफसी भी इनके प्राइस के नीचे है और राइट्स भी जिस भाव पे इन्होंने लिया है उस भाव के नीचे ही कारोबार कर रहा है, क्योंकि इनका एंट्री प्राइस है 715 रुपये का और शेयर 700 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है। जी, तो देखिए यहाँ पर भी कहीं ना कहीं होल्ड करने की सलाह है। जैसा मैंने पीएफसी के अंदर बोला है, बिल्कुल बिल्कुल होल्ड करें। मुझे लगता है ऊपर के भाव इनको खुलते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो राइट्स में भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है।